नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 18वीं सदी की एक बहुत ही मशहूर और दिल को छू जाने वाली कविता के बारे में। इसका नाम है थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। आज हम इस कविता की गहराई में उतरेंगे, इसकी एक एक लाइन को समझेंगे और देखेंगे कि इसके पीछे क्या गहरा मतलब छिपा हुआ है। अच्छा, इससे पहले कि हम सीधे कविता पर कूदें, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके कवि थॉमस ग्रे आखिर थे कौन और ये जो कविता है ये किस तरह की कविता है। ये सब जानने से हमें कविता की आत्मा को पकड़ने में बहुत मदद मिलेगी। तो देखिए, थॉमस ग्रे एक बहुत ही खास कवि थे। आप कह सकते हैं कि उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के दो बड़े दौरों, नियो क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म के बीच एक पुल की तरह काम किया। ये कविता जो 1751 में छपी थी, एक एलिजी है। अब ये एलिजी क्या होती है? एलिजी एक तरह का शोक गीत होता है जिसमें किसी की मौत पर दुख जताया जाता है और जिंदगी मौत जैसे बड़े गहरे सवालों पर सोचा जाता है। और सोचिए, इस कविता की सेटिंग क्या है? एक गांव का शांत सा कब्रिस्तान और वक्त है शाम का। सुनते ही एक उदास और सोचने पर मजबूर करने वाला माहौल बन जाता है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं कविता की पहली कुछ लाइनों से। यहाँ पर ग्रे ने इतनी खूबसूरती से उस ढलती शाम के उदास माहौल को हमारे सामने रखा है कि आपको लगेगा आप वहीं मौजूद हैं। पहले ही लाइन में चर्च की घंटी बज रही है जो बता रही है कि दिन अब खत्म हो रहा है। जानवरों के झुंड धीरे धीरे चरागाह से वापस आ रहे हैं और एक थका हुआ किसान भी अपने भारी कदमों से घर की तरफ चल पड़ा है। और आखिर में ये पूरी दुनिया अंधेरे और मेरे यानी कवि के लिए बिल्कुल अकेली रह जाती है। ये लाइन कवि के गहरे अकेलेपन को दिखाती है। यहाँ पर एक शब्द है ख्नेल। ये बहुत बहुत ही खास शब्द है। इसका मतलब सिर्फ घंटी बजना नहीं होता। क्नेल वो घंटी होती है जो खास तौर पर किसी की मौत या अंतिम संस्कार पर बजाई जाती है। तो सोचिए, सिर्फ एक शब्द से ग्रे ने पहली ही लाइन में कविता का जो सबसे बड़ा थीम है, यानी मौत, उसे हमारे सामने रख दिया है। अब जैसे जैसे शाम ढल रही है, सामने का नज़ारा धुंधला होता जा रहा है। हवा में एक बहुत ही गंभीर खामोशी छा गई है। इस खामोशी को सिर्फ दो ही हल्की हल्की आवाज़ें तोड़ रही हैं। एक तो किसी भौरे के उड़ने की भिनभिनाहट और दूसरी दूर भेड़ों के गले में बंधी घंटियों की धीमी सी नींद लाने वाली आवाज़। कमाल की बात यह है कि ये हल्की आवाज़ें उस सन्नाटे को और भी गहरा महसूस कराती हैं। अब कवि का ध्यान इस माहौल से हटकर उन लोगों पर जाता है जो उस कब्रिस्तान में दफन हैं। वो गरीब, साधारण से गांव वाले जो असल में इस शोक गीत के हीरो हैं। कवि उन कब्रों की तरफ इशारा करते हैं जो एल्म और यू के पेड़ों के नीचे बनी हैं, जहां मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। इन्हीं छोटी छोटी कब्रों में, जिन्हें नैरो सेल्स यानी तंग कोठरी कहा गया है, गांव के रूड फॉरफादर्स हमेशा के लिए सो रहे हैं। अब यहाँ रूड का मतलब बदतमीज नहीं है, बल्कि इसका मतलब है साधारण, सीधे साधे अनपढ़ लोग। सोचिए, इन मरे हुए गांव वालों के लिए जिंदगी की वो छोटी छोटी खुशियां अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं। अब उनके लिए घर में चूल्हा नहीं जलेगा, ना ही कोई पत्नी शाम को उनके आने का इंतजार करेगी और ना ही उनके बच्चे दौड़कर उनसे लिपटेंगे। ग्रे यहाँ पर जिंदगी के उन छोटे छोटे लेकिन कितने कीमती पलों के खो जाने का दुख मना रहे हैं। कविता में आगे एक शब्द आता है ग्लीब। इसका सीधा सा मतलब है खेत की जमीन या मिट्टी। ग्रेब इस शब्द का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए करते हैं कि इन गांव वालों ने अपनी पूरी जिंदगी कितनी मेहनत की थी, बार बार उस सख्त जमीन पर हल चलाते हुए। और अब यहीं से कविता अपने सबसे गहरे और दार्शनिक विचार की तरफ मुड़ती है। वो ये कि मौत ही वो सबसे बड़ी ताकत है जो अमीर और गरीब सबको एक ही लाइन में लाकर खड़ा कर देती है। ये लाइनें बहुत ही पावरफुल हैं। ऊंचे खानदान का घमंड, ताकत की शान और शौकत और दुनिया की सारी खूबसूरती, सारी दौलत, ये सब की सब चीज़ें बस उसी एक अटल घड़ी का इंतज़ार करती हैं। और वो घड़ी है मौत की। मौत के सामने ये सब दुनियावी चीज़ें बिल्कुल बेमानी हो जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन अमीर और ताकतवर लोगों का आखिरी अंजाम क्या होता है? क्या उनका अंत कुछ अलग होता है? कविता इसका एक बहुत ही गहरा और यादगार जवाब देती है। द पैथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, यानी शान और शौकत के सारे रास्ते सिर्फ और सिर्फ कब्र तक जाते हैं। ये शायद इस पूरी कविता की सबसे मशहूर लाइन है। इसका मतलब साफ है, आप जिंदगी में चाहे कितनी ही कामयाबी हासिल कर लें, कितने ही बड़े बन जाएं, अंत तो सबका एक ही है, कब्र। यहाँ कवि कुछ सवाल पूछते हैं
वो कहते हैं, क्या कोई शानदार मकबरा या जीता जागता दिखने वाला पुतला किसी की सांसों को वापस ला सकता है? क्या दुनिया का सारा सम्मान उस शांत धूल को फिर से जगा सकता है? या क्या चापलूसी की मीठी मीठी बातें मौत के ठंडे कानों को बहला सकती हैं? इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मौत आखिरी सच। इसके बाद कवि उन गांव वालों की अधूरी रह गई काबिलियत के बारे में सोचते हैं। वो टैलेंट जो उनके अंदर था, लेकिन गरीबी की वजह से कभी दुनिया के सामने आ ही नहीं पाया। कवि सोचते हैं कि क्या पता इस गुमनाम सी जगह पर कोई ऐसा दिल दफन हो जिसमें दैवीय आग थी। शायद यहाँ ऐसे हाथ दफन हैं जो एक पूरे साम्राज्य पर राज कर सकते थे, या फिर वीणा बजाकर लोगों को मदहोश कर सकते थे। वो कह रहे हैं कि इन मरे हुए लोगों में बड़े बड़े नेता या कलाकार हो सकते थे जिनका टैलेंट दुनिया ने हमेशा के लिए खो दिया। कवि इसका जिम्मेदार प्यूरिरी को ठहराते हैं, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा गरीबी। और ग्रे ने बड़े ही कमाल के तरीके से इसे चिल प्यूरिरी कहा है, यानी ठिठुरा देने वाली गरीबी। उन्होंने गरीबी को एक ऐसी ठंडी जालिम ताकत की तरह दिखाया है जिसने इन गांव वालों के सपनों और उनके टैलेंट को सचमुच जमा दिया था। अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए कवि दो बहुत ही खूबसूरत मिसालें देते हैं। पहली, समंदर की अंधेरी गहराइयों में छिपे एक बेशकीमती हीरे की, जो उनके छुपे हुए टैलेंट को दिखाता है। और दूसरी, रेगिस्तान में खिलने वाले उस फूल की, जो बिना किसी के देखे ही खिलता है और मुरझा जाता है। ये उनकी अच्छाई और खूबसूरती का प्रतीक है जिसे किसी ने नहीं देखा। ग्रे यहाँ कुछ असल ऐतिहासिक नाम भी लेते हैं। वो कहते हैं कि क्या पता यहाँ कोई गूंगा गुमनाम मिल्टन सोया हो, यानी एक महान कवि जिसे कभी कुछ लिखने का मौका ही नहीं मिला। या फिर कोई अपने देश के खून से बेदाग क्रॉमवेल, यानी कोई ऐसा इंसान जो क्रॉमवेल जितना ताकतवर बन सकता था, लेकिन उसकी गरीबी ने उसे बड़े बड़े गुनाह करने से भी रोक लिया। तो उनकी हालत ने ना से महान बनने से रोका, बल्कि बड़े पाप करने से भी बचा लिया। अब कविता के आखिर में कवि का ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर खुद अपनी तरफ आता है। वो अपनी मौत के बारे में सोचने लगते हैं और ये कल्पना करते हैं कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। कवि अब सीधे सीधे खुद से बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, तुम जो इन गुमनाम मरे हुए लोगों को याद कर रहे हो और उनकी सीधी सादी कहानी बता रहे हो, क्या होगा अगर कल को कोई तुम्हारी ही तरह सोचने वाला इंसान आकर तुम्हारी किस्मत के बारे में पूछेगा? तो फिर एक बूढ़ा गांव वाला उस इंसान को कवि की कब्र पर लिखे समाधि लेख यानी एपिटाफ को पढ़ने के लिए कहेगा। और यही कविता का आखिरी हिस्सा है। उस एपिटाफ पर लिखा है कि यहाँ एक ऐसा नौजवान सो रहा है जिसे ना तो दौलत मिली और ना ही शोहरत। वो उदास रहता था पर दिल का सच्चा था। उसने दुख को वो सब दिया जो उसके पास था, यानी एक आंसू जो उसकी हमदर्दी को दिखाता है। और बदले में उसे स्वर्ग से वो एक चीज़ मिली जो वो हमेशा से चाहता था, एक दोस्त। कवि चाहते हैं कि उन्हें शोहरत के लिए नहीं, बल्कि उनकी ईमानदारी, उनकी उदासी और दोस्ती निभाने की उनकी काबिलियत के लिए याद रखा जाए। तो इस पूरी कविता से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, मौत अटल है और वो किसी में भेदभाव नहीं करती। दूसरी, एक आम इंसान की सीधी साधी जिंदगी भी सम्मान के लायक है। तीसरी, गरीबी जैसी मजबूरियां इंसान की कितनी ही छुपी हुई काबिलियत को बर्बाद कर सकती हैं। और आखिर में, हर इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब, दिल से चाहता है कि उसे याद रखा जाए। आखिर में, ये कविता हमें जिंदगी, मौत और इंसान होने के असली मतलब पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करती है। इस विश्लेषण को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।